तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जीरो मांगा एक्सप्लेन में। तो आज हम एक न्यू मुरीम मानवा सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बिना देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। और कहानी की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है एक लड़का जो कि मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर, क्या आप वहाँ जाने से मना नहीं कर सकते। तो मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि त्याहो, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो त्याहो कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि जो मुरीम अलायंस है वो तुम्हें बुला रही है, और जो बड़े भाई त्यारोंग है उन्होंने कहा था कि तुम वॉर में जा रही हो। क्या जो लोग हैं वो वहां उस वॉर में जाके मर नहीं जाते। और इस चीज को सुन के मेन कैरेक्टर हैरान होता है और फिर वो हंसते हुए त्याओ के सिर पे हाथ फेरते हुए कहता है कि हमारा जो त्याओ है वो पहले से बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, यहाँ तक कि अपने सीनियर ब्रदर के लिए फिक्र कर रहा है। तो मैं इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मेरे जैसे आदमी को किसी इंपोर्टेंट काम के लिए नहीं भेजेंगे। वो जहाँ तक है मुझे गेट कीपर या कुछ ऐसा ही काम दे देंगे। तो इसलिए तुम चिंता मत करो। चलो ठीक है, मैं तुमसे एक प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जो है सेफली लौट के आ जाऊंगा, तो तुम यहाँ पे मेरा इंतजार करो। तो इस चीज को सुन के त्याग खुश हो जाता है। तो ठीक है सीनियर ब्रदर, और इसी बात को कह के वो दोनों ही प्रॉमिस करने लग जाते हैं। और त्याग को कहता है कि आप जल्दी वापस आ जाना। तो मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ मैं जल्दी आऊंगा, क्योंकि ये एक प्रॉमिस है। और सीन कट के दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर का, जो कि वहाँ बैटल फील्ड में होता है। और दिखाया जाता है कि उसकी बहुत ज्यादा बुरी हालत होती है और उसके आसपास उसके साथ ही बहुत ज्यादा बुरी हालत में मरे हुए पड़े होते हैं। और वो सोच रहा होता है कि त्याहो, मुझे माफ कर देना, ऐसा लगता है कि मैं अब वापस लौट के नहीं आ सकता। और उसी के सामने दिखाया जाता है एक आदमी को जिसने की इन सभी की ये हालत की होती है। और दिखाया जाता है कि वो अपने अंदर से बहुत ज्यादा खतरनाक ऑर्डर रिलीज कर रहा होता है। और दिखाया जाता है कि उसके आसपास मेन कैरेक्टर के सभी साथी मरे हुए पड़े होते हैं। और दिखाया जाता है उस बूढ़े आदमी को जो कह रहा है कि लगभग 30 साल पहले कि जब मैं फूजिन के साउथर्न साउथलैंड में उसको खत्म करने के लिए गया था, और जैसा कि मैंने कहा, और वहां मैंने एक घर भी नहीं छोड़ा, ऐसा कि जैसे वहां शुरू से कुछ था ही नहीं। और तब मैंने वहां ये चीज डिस्कवर की। और वो इसी बात को कह के वहां एक बॉक्स को निकाल देता है और आगे कहता है कि मैं अभी भी ये समझ नहीं पाया हूँ कि किस तरीके से ये एक लकड़ी का बॉक्स अभी तक मेरी उस ब्लडी वेव को सर्वाइव कर गया बिना कोई स्क्रैच के। और ये तब से ये कभी ना टूटने वाला ये बॉक्स, ये बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी वाला ऑब्जेक्ट बन गया मेरे लिए। और इसी बात को कह के वहां मुड़ते हुए कहता है, और मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं दोबारा से इस तरीके का एक सरप्राइज एक पर्सन से पालूंगा। और हमें बताया जाता है कि ये डीमन यूनियन का लीडर टायरेंट ब्लड पाम एम्परर है। और इसी बात को कह के वो अपना वहाँ क्यूआई सेपरेशन यूज करने लग जाता है, जिसकी वजह से दिखाया जाता है कि वहाँ मेन कैरेक्टर उसकी हालत और ज्यादा बुरी होने लग जाती है। और वो सोच रहा होता है कि ये किस तरीके का क्यूआई सेपरेशन है जो इतना ज्यादा खतरनाक है। और तभी टायरेंट ब्लड पाम एम्परर अपना हाथ बढ़ा के वहाँ मेन कैरेक्टर को उठाने लग जाता है। और इस चीज से मेन कैरेक्टर की हालत बुरी होने लग जाती है और वो सोचने लग जाता है कि टेलीकाइनेसिस, वो भी इतनी ज्यादा दूर से, मैं ये विश्वास नहीं कर सकता। और दिखाया जाता है कि मेन कैरेक्टर जिसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी होने लग जाती है, जबकि टायरेंट ब्लड पाम एम्परर कह रहा होता है यहाँ तक कि मैंने इतनी ज्यादा नॉलेज ऑब्टेन की है जो कि कही जाए तो किसी हाईएस्ट ऑर्डर के स्किल से भी बहुत ज्यादा आगे है। यहाँ तक कि वो एक खाली कैजुअल सा अटैक था, मगर फिर भी तुमने उस अटैक को सर्वाइव कर लिया। और मैं सोचूं कि यहाँ तक कि तुमने उस अटैक के गैप को ढूंढ के खुद को बचा लिया, कि तुम सच में अनबिलीवेबल टैलेंट हो। तो चलो ठीक है, मैं ये तुम्हारे लिए शॉर्ट बना देता हूँ, तो तुम मेरे बन जाओ। तो इस बात को सुन के मेन कैरेक्टर कराते हुए कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब। और मेन कैरेक्टर इतना कह ही पाता है उससे पहले टायरेंट ब्लड पाम एम्परर टेलीकाइनेसिस की मदद से उसको वहां दबाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वहां मेन कैरेक्टर की सभी हड्डियां तक टूटने लग जाती हैं। और वो वहाँ बहुत जोर जोर से करा रहा होता है। और टायरेंट ब्लड पाम एम्परर कहता है अगर तुम मुझे ज्वाइन कर लेते हो तो तुम बहुत ज्यादा चीज को एंजॉय करोगे, मगर इसे मना करते हो तो तुम यहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाओगे। और मेरे पास कोई भी ज्यादा पेशेंस नहीं है, तो इसलिए ध्यान से चुनो। और दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर जो कि वहाँ कराते हुए कहता है कि मास्टर, कि मैं अपने मास्टर को कभी धोखा नहीं दूंगा, तो इससे अच्छा तुम मुझे मार दो। तो इस चीज को सुन के टायरेंट ब्लड पाम एम्परर वहाँ हंसने लग जाता है और वो तुरंत ही मेन कैरेक्टर को छोड़ देता है, जिससे दिखाया जाता है कि मेन कैरेक्टर वहाँ जमीन पे आके गिरता है। और टायरेंट ब्लड पाम एम्परर अपने हाथ को देखते हुए कहता है कि सच में, यहाँ तक कि तुम्हारी मार्शल आर्ट का टैलेंट ही नहीं, मगर ये तुम्हारी स्पिरिट है वो भी बहुत ज्यादा अच्छी है, मगर फिर भी। और वो इसी बात को कह के मेन कैरेक्टर के ऊपर एक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से दिखाया जाता है कि उसका हाथ सीधा ही मेन कैरेक्टर के सीने के आर पार हो गया होता है। और टायरेंट ब्लड पाम एम्परर अपना हाथ निकाल लेता है, जिससे दिखाया जाता है कि मेन कैरेक्टर वहीं गिरने लग जाता है। और जिस अटैक की वजह से दिखाया जाता है कि मेन कैरेक्टर का खून इधर से उधर गिरने लग जाता है, और थोड़ा सा खून उस मैजिक बॉक्स के ऊपर भी गिरता है। और टायरेंट ब्लड पाम एम्परर कहता है कि मैं ये सच में हेट करता हूँ कि कोई मुझे रिजेक्ट कर दे, और तुम्हें इस चीज से हॉनर फील करना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें डायरेक्टली अपने हाथों से मारा है। और मेन कैरेक्टर वहां मरते हुए सोच रहा होता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस तरीके से मरूंगा, कि क्या हो। और इसी बात को कहके वो अपनी आंख मीच लेता है, और जैसे ही वो अपनी आंख मीचता है तो उसकी सोल कहीं और ही आ चुकी होती है। और दिखाया जाता है कि जैसे ही वो अपनी आंख खोल के देखता है तो वो
वहाँ शौक में उठता है और आसपास देखते हुए कहता है कि मैं कहाँ पर हूँ। और वो अपनी बॉडी को देखते हुए कहता है कि मेरी बॉडी ये बिल्कुल ठीक हो चुकी है। तभी कोई कहता है कि तुम किस्मत वाले हो, कि तुम वही हो जिसको यहाँ ब्लेस किया जाना है। तो इस चीज को सुन के मेन कैरेक्टर पीछे मुड़ के देखता है, जहाँ दिखाया जाता है किसी आदमी को जिसके अंदर से बहुत ज्यादा लाइट निकल रही होती है। और वो आगे कहता है मैं तुम्हें हर एक वो चीज दूंगा जो मेरे पास है। तो मेन कैरेक्टर पूछता है कि तुम कौन हो, और सीन करके दिखाया जाता है टायरेंट ब्लड पाम एम्पर के उस मैजिक बॉक्स का। जैसे मेन कैरेक्टर का खून उस मैजिक बॉक्स से गिरता है, तो जो मैजिक बॉक्स होता है वो उस खून को एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो उस खून को एब्जॉर्ब करने के बाद वहाँ चमकने लग जाता है, और वो वहाँ चमकते हुए हवा में उड़ने लग जाता है। तो इस चीज को देख के टायरेंट ब्लड पाम एम्पर बहुत ज्यादा हैरान होकर कहता है क्या, कि ये अचानक से क्या हुआ। और दिखाया जाता है सामने मेन कैरेक्टर की बॉडी भी हवा में उड़ने लग जाती है। तो टायरेंट ब्लड पाम एम्पर इसे देख के कहता है क्या ये हो सकता है। और दिखाया जाता है तभी वो मैजिक बॉक्स टायरेंट ब्लड पाम एम्पर के हाथ से मेन कैरेक्टर की तरफ खिंचा जाने लग जाता है। तो टायरेंट ब्लड पाम एम्पर उसे रोकते हुए कहते हैं कि ये क्या है, कि नहीं, कि मैंने अपना बेस्ट दिया जब से मेरे ये हाथ में आया है, मगर ये किसी तुम जैसे को चूज करेगा इससे अच्छा। और इसी बात को कह के वो अपने हाथ में अटैक बनाते हुए कहता है कि इससे अच्छा मैं तुमको यहाँ से कम्प्लीटली इरेज कर दूंगा। और जैसे ही वो अटैक कर पाता उससे पहले दिखाया जाता है कि वो मैजिक बॉक्स वहाँ सीधा ही मेन कैरेक्टर की बॉडी में जाके लग जाता है, जिसकी वजह से दिखाया जाता है कि वहाँ उस जगह वैसे बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके की एनर्जी निकलने लग जाती है। और दिखाया जाता है कि जिस वजह से जो टायरेंट ब्लड पाम एम्पर होता है उसकी भी हालत खराब होने लग जाती है। और तभी दिखाया जाता है वहाँ एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन। तो ये सीन यहीं कट के हमें बताया जाता है कि एक ग्रेट राइटेजियस ईविल वॉर, एक ऐसी खतरनाक बैटल जो हर एक साल बढ़ती गई, और ये लड़ाई जब तक चालू रही जब तक कि लाशों के पहाड़ और खून की नदियां नहीं बह गईं। मगर अचानक से कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ कि जो इंसान हेवन और अर्थ के नीचे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था, डीमन यूनियन का लीडर टायरेंट ब्लड पाम एम्परर, वो असैसिनेट कर दिया गया। और मुरीम में यही डाउट रहा कि उसका जो असैसिनेशन है वो मिस्टीरियस तरीके से हुआ है, मगर उस असैसिन के आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी रिवील नहीं हुआ। और इस वजह से डीमन यूनियन बिखर गई और मुरीम अलायंस ने वॉर का एंड डिक्लेयर कर दिया। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है उस वॉर के खत्म हो जाने के 2 साल बाद युआंगजुओ काउंटी के गेंसू प्रोविंस में ड्रैगन टाइगर मार्शल एकेडमी का वहाँ पे दिखाया जाता है। और वहाँ पे दिखाया जाता है एक ड्रैगन टाइगर मार्शल एकेडमी का डिसाइपल जो कि वहाँ बुरी हालत में पड़ा हुआ होता है। और वहीं पे दोबारा से हमें दिखाया जाता है जंग ताहियो को, जो कि ड्रैगन टाइगर मार्शल एकेडमी का 50th डिसाइपल है, और ये इस एकेडमी हेड का सेकंड सन है। और ये वही बच्चा है जो हमें कहानी के शुरुआत में मिला था, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से उसके वापस आने का प्रॉमिस लेता है। और दिखाया जाता है कि उसको एक बंदे ने पकड़ रखा होता है, और जब वो चिल्ला रहा होता है कि सीनियर, और ताहियो अपने सीनियर ब्रदर की हालत देख के बहुत ज्यादा परेशान होता है, और वो चिल्ला रहा होता है सीनियर ब्रदर। और हमें दिखाया जाता है एक बंदा जिसका नाम होता है डॉग ब्योक मूंग, जो कि हाफ गोस्ट फ्रैक्शन का एनफोर्स्ड ग्रुप कैप्टन है, जो कि उस डिसाइपल से कह रहा होता है कि सच में जब मैं तुमसे अच्छी तरीके से बात कर रहा था तो तुम मेरी बात नहीं सुन रहे थे, कि कितना ही समय हो गया है जब से तुमने हमारा जो पैसा है वो वापस नहीं दिया, तुम्हें अभी भी अपने कर्जे को उतारना है। और हमें बताया जाता है कि ये ड्रैगन टाइगर मार्शल एकेडमी का सेकंड डिसाइपल कांग बुनियोंग है, जो कि उस बंदे से कहता है कि हमने तुमसे खाली 5 सोने की ईंट ली थी और हमने तुम्हें 20 सोने की ईंटें पे कर दी, मगर फिर भी अब तुम हमसे क्या चाहते हो। तो वो कैप्टन कहता है कि इधर देखो मिस्टर, इसी को हम इंटरेस्ट कहते हैं, अगर तुम इसे अनफेयर समझ रहे हो तो तुम्हें इसे वापस कर देना चाहिए टाइम पे। तो वो नियोंग सोच रहा होता है कि ये सच में बास्टर, यहाँ तक कि इन्होंने हमारे पूरे ऑपरेटिंग फंड को भी ले लिया, मगर फिर भी सबसे पहले हमारी यही गलती होगी कि हमने ये पैसे उधार लिए थे, और हम अपने मास्टर को भी इसी तरीके से इस क्रिटिकल कंडीशन में भी नहीं छोड़ सकते। तो ये कितना ही मूर्ख हो रहा है। और वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि 1 हफ्ता, मुझे तुम खाली 1 और हफ्ता दे दो। तो पहले तो वो बंदा वुनियोंग की बात को सुनता है और फिर हंसते हुए कहता है 1 हफ्ता, और वो ताइयो की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि उसको यहाँ लाके इस फ्लोर पे लेटा दो। तो जिस बंदे ने ताइयो को पकड़ा होता है वो भी कहता है कि ठीक है बड़े भाई, और वो ताइयो से कहता है कि जल्दी वहाँ अच्छी तरीके से चलो। तो वुनियोंग चिल्लाते हुए कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम बास्टर्ड, जल्दी से वहीं रुक जाओ। और वो इतना कहता ही है कि दिखाया जाता है वो कैप्टन वुनियोंग के मुंह पे एक घूंसा मारता है और अपने हाथ को चटकाते हुए कहता है कि तुम क्या सोचते हो कि तुम 1 हफ्ते की कहोगे और मैं तुम्हें ऐसे ही दे दूंगा। और वो कहता है कि जल्दी से उसको नीचे लेटाओ। तो वो बंदा भी कहता है ठीक है बड़े भाई, और दिखाया जाता है कि वो ताइयो को जमीन पर लिटा देते हैं। और वो कैप्टन कहता है कि चलो ठीक है, जैसा कि तुमने कहा है मैं अब ऐसा ही करने वाला हूँ, मगर ये कोई फ्री नहीं है, मैं इसके लिए इसका एक हाथ लूंगा। तो इस बात को सुन के वोनियोंग बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि रुको रुको, कि मैं गलत था, मैं जल्दी तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, खाली 3 दिन नहीं 2 दिन, नहीं नहीं, मैं जल्दी कुछ भी करके आधी रात तक तुम्हें पैसे लौटा दूंगा। तो इस बात को सुन के वो बंदा गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम,
और इसी बात को कह के और वो कैप्टन सीधा ही अपनी लात बुनियोंग के पेट में मारता है, जिससे दिखाया जाता है कि बुनियोंग की हालत और ज़्यादा खराब हो जाती है। अब वो वहाँ खून खांसते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मेरा हाथ ले लो, मगर उसको छोड़ दो। तो वो कैप्टन गुस्सा करते हुए कहता है नहीं, तुम्हें तो पैसे लेके आनी है। और वो ऐसा करते हुए कहता है कि फिलहाल ये बात ध्यान रखना कि तुम इसे अच्छी तरीके से काटो। तो वो दिखाया जाता है टकला बंदा, जो कि वहाँ ताहियो के हाथ को काटने के लिए तैयार होता है और अपनी तलवार लेके खड़ा होता है, जबकि दो बंदों ने ताहियो को पकड़ रखा होता है। और वो टकला बंदा कहता है कि हिलो मत, क्या पता मैं गलती से तुम्हारे सिर को ही काट दूं। तो इस बात को सुन के ताहियो बहुत ज्यादा डर रहा होता है और वहाँ रोते हुए कहता है कि रुको। और दूसरी तरफ बोनियो जो कि चिल्लाते हुए रोक रहा होता है, और जबकि ताइयोंग रो रहा होता है। और तभी वो टकला बंदा अपना सीधा ही अटैक ताइयो के हाथ पे कर देता है, जबकि ताइयो सोच रहा होता है कि ऐसा कुछ नहीं होता अगर सीनियर ब्रदर अभी भी यहाँ होते। तभी दिखाया जाता है एक डैगर जो कि सीधा ही उस टकले की तलवार में आके लगता है, और दिखाया जाता है कि उसकी तलवार वहीं टूट जाती है। और इस चीज को देख के वहाँ सभी हैरान होते हैं, और वो टकला कह रहा होता है कि यहाँ कौन है। तो कोई वहाँ आते हुए कहता है यहाँ तक कि मैं यहाँ से कुछ ही टाइम के लिए गया था, मगर फिर भी यहाँ कोई ऐसा भी है जो मुझसे पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ इस छोटे से यांगजू काउंटी में। और तभी बोनियोंग इसे आवाज को पहचानते हुए कहता है कि ये बात, और क्या ये हो सकता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो हमारा मेन कैरेक्टर होता है, और वो उनसे कहता है कि ये जो लोग हैं मैं इनका सीनियर ब्रदर हूँ। जबकि बोनियोंग खुश होते हुए बुला रहा होता है सीनियर ब्रदर, जबकि ताइयो कह रहा होता है कि तुम सच में वापस आ गए। जबकि वो कैप्टन कह रहा होता है क्या यहाँ पे कोई ऐसा भी था। तो उसके साइड वाला कह रहा होता है कि हाँ, कि 7 साल पहले यहाँ पे एक ऐसा आदमी तो था जो कि राइट इस ईविल वॉल में गया था, जो यहाँ पे सबसे बड़ा डिसाइपल था, जो डिसअपियर हो गया। मगर दूमर के हिसाब से वो मुनीम लाइन के साथ फाइट करते हुए मर गया था, मगर देख के ऐसा लगता है कि ये सर्वाइव कर गया। और तभी वो टकला बंदा वहाँ आगे बढ़ते हुए अपने हाथ को चटकाते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि ये अपना दिमाग खो चुका है। तो वो कैप्टन कह रहा होता है क्या, तो इसका मतलब ये खाली एक, और वो इतना कही पाता है कि वो कुछ देख के हैरान हो जाता है, और वो सोच रहा होता है क्या वो यहाँ से गायब हो गया। यहाँ तक कि मैं उसी को देख रहा था। और दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को, जो कि सीधा ही ताइयो के पास पहुंच के कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना ताइयो, कि ऐसा लगता है कि मैं यहाँ लेट आया हूँ। और इस चीज को देख के वो सभी बंदे वहाँ बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, जबकि उनका कैप्टन हैरान होते कहता है क्या कि ये कब वहाँ पहुंच गया। और हमारा मेन कैरेक्टर उनको इग्नोर करके सीधा ही ताइयो से पूछ रहा होता है क्या तुम्हें कहीं लगी है। तो ताइयो कहता नहीं, और वहीं पे बुनियोंग अपनी तरफ इशारा करते हुए कहता है कि सीनियर ब्रदर इसके नहीं मेरी लगी है। और दिखाया जाता है वो कैप्टन गोकुनो, जो कि वहाँ इस चीज को देख के बहुत ज्यादा पसीने में लथपथ हो जाता है और सोच रहा होता है कि एक मार्शल मास्टर ये पॉसिबल भी कैसे है। और वो सभी से कहता है कि ये मास्टर, इसकी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे ऊपर इस तरह की चलने की। और वो फिर दोबारा से सोचने लग जाता है अगर ये मुनीम अलायंस से लिंक भी है, मगर फिर भी ये कंट्री साइड के मार्शल अकेडमी का एक खाली डिसाइपल है, और ये कितना ही स्ट्रांग हो सकता है। और वहीं दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर, जो कहता है कि तुम्हारे लिए ये इनफ नहीं था कि तुम इस मार्शल अकेडमी में इस तरीके का मैच फैला देते, मगर तुमने हिम्मत की यहाँ के सबसे यंगेस्ट मेंबर को हर्ट करने की। और वहीं पे दिखाया जाता है वुनियोंग, जो कह रहा होता है सीनियर ब्रदर कि यंगेस्ट को कुछ नहीं हुआ, लगी तो मेरी है। और वहीं पे दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर, जो गुस्सा करते हुए कह रहा होता है कि तुम ये सोचना भी मत कि तुम यहाँ से खाली एक पीस में वापस जा सकते हो। और दिखाया जाता है वो कैप्टन गोकुमेंग, जो कि वहाँ पसीने से लथपथ सोच रहा होता है किलिंग इंटेंट। और वो कह रहा होता है क्या, और वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी से इस पे अटैक करो। और दिखाया जाता है कि उसके सभी साथी मेन कैरेक्टर पे अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं, और दिखाया जाता है कि वो चारों सीधा ही मेन कैरेक्टर के ऊपर एक साथ अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। और दिखाया जाता है कि जैसे ही उन सभी का अटैक मेन कैरेक्टर के पास पहुंचता है, तो वोनियोंग और ताइयो दोनों ही चिल्लाने लग जाती हैं। और तभी दिखाया जाता है कि मेन कैरेक्टर वहां से बिल्कुल गायब हो जाता है, और उन सभी की तलवार सीधे जमीन पे जाके लगती है। और दिखाया जाता है कि मेन कैरेक्टर उन सभी के पीछे पहुंच गया होता है, और दिखाया जाता है कि वो इतना फास्ट होता है कि वो उन पर अटैक करने के बाद उनके आगे चला गया। एक ही अटैक की वजह से वहां उन सभी के दांत बाहर निकल जाते हैं। और जब वो कैप्टन गोकुमेंग सोच रहा होता है कि ये क्या चीज है, ताहियो और बुनियोंग दोनों इस चीज को देख के बहुत हैरान होते हैं, और वो सोच रहे होते हैं कि इम्पॉसिबल, क्या हमारे सीनियर ब्रदर शुरू से इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। और दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर जो सीधा ही कैप्टन गोकुमेंग के सामने आगे खड़ा हो जाता है, और दिखाया जाता है उस कैप्टन को जो कि डर के मारे वहाँ कपकपा रहा होता है। और मेन कैरेक्टर उसके पास जाके कहता है कि मैं तुमको अभी बिल्कुल यहीं मार सकता हूँ, मगर मैं इस पवित्र जगह पे कोई मर्डर नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ छोड़ दूंगा, मगर ये बिल्कुल फ्री नहीं है, इसके लिए तुम्हें अपना एक हाथ देना होगा। और इसी बात को कह के उसके ऊपर अटैक कर देता है, और अपने खाली हाथों से ही उसके हाथ को काट देता है, जिसकी वजह से वो कैप्टन गोकुमेंग वहीं चिल्लाने लग जाता है। और दिखाया जाता है कुछ देर बाद का सीन, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर ताइयो को चेक कर रहा होता है कि उसके कहीं लगी तो नहीं है। और वहीं पे वोनियोंग पीछे से कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर, तो मेन कैरेक्टर उसकी बात नहीं सुन रहा होता,
और तभी मेन कैरेक्टर कहता है सेकंड ब्रदर। तो इस चीज को सुन के वुन थोड़ा डरते हुए कहता है कि यस सर। तो मेन कैरेक्टर खुश होते हुए कहता है कि ये अच्छा है कि हमारा ये जो सबसे छोटा है कि इसको कहीं क्रिटिकल इंजरी नहीं आई। तो इस चीज को सुन के वुन बिल्कुल सदमे में ही पहुंच जाता है कि उसकी तो सीनियर ब्रदर बिल्कुल फिक्र ही नहीं कर रही, और वो मन में सोच रहा होता है कि मैं हूँ जिसके बहुत ज्यादा लगी है। तो सीन कट के दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर जो कि किसी बूढ़े आदमी को चेक कर रहा होता है, और तभी वो कुछ महसूस करके हैरान होता है और वो सोच रहा होता है कि इंटरनल इंजरी, कि जिसने भी ये किया है वो लगभग फर्स्ट रेट का वॉरियर होगा। और हमें बताया जाता है कि ये ड्रैगन टाइगर मार्शल अकेडमी के हेड जंग हुई बॉन है। और मेन कैरेक्टर गुस्सा करते हुए सोच रहा होता है कि मास्टर के साथ इस तरीके का काम करने की किसने हिम्मत की। और हमें बताया जाता है यहाँ पे मार्शल आर्ट लेवल के बारे में कि सबसे पहले थर्ड रेट के मार्शल आर्ट, फिर उससे ऊपर सेकंड रेट के, और सबसे पहले फर्स्ट रेट के, और उससे ऊपर पनीक और जीनस लेवल, और उसके आगे बताया नहीं गया अभी। तो जैसे ही मेन कैरेक्टर वहाँ अपने मास्टर को चेक करके बाहर आता है तभी कोई चिल्लाते हुए कहता है फर्स्ट सीनियर ब्रदर। और हमें दिखाया जाता है एक लड़का जो कि वहां रोते हुए भाग के चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि तुम सच में वापस आ गए। और हमें बताया जाता है कि इसका नाम यान स्योकजुन है जो कि ड्रैगन टाइगर मार्शल अकेडमी का थर्ड डिसाइपल है। और दिखाया जाता है कि स्योकजुन सीधा ही मेन कैरेक्टर के गले लग जाता है और रोते हुए कहता है कि तुम सच में बहुत ज्यादा लेट हो। तो मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है कि जब मैं वापस आ ही चुका हूँ तो तुम अभी भी क्यों रो रहे हो, तुम्हें खुश होना चाहिए। तो मेन कैरेक्टर साइड में देखते हुए कहता है मगर जो हमारे यहाँ पे फोर्थ है वो कहाँ गया, मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ। तो इस चीज को सुन गई वो तीनों डिसाइपल वहाँ परेशान हो जाती हैं। तो मेन कैरेक्टर गुस्से में पूछा होता है कि मुझे बताओ कि तुम हेजिटेट क्यों कर रहे हो, कि जंग क्या हो, क्योंकि वो तुम्हारा बड़ा भाई है तो तुम मुझे बताओ कि वो कहाँ गया है। तो ताइयो कह रहा होता है क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो। तो वो आगे बढ़ के बताने लग जाता है कि जो ब्रदर ताइरोंग है उन्होंने एक स्कॉट वॉरियर का काम शुरू कर दिया था जिससे वो मास्टर के ट्रीटमेंट के लिए पैसे कमा सकें। मगर 6 महीने पहले अचानक से हमने उनसे कांटेक्ट खो दिया और हमने उनको ढूंढने के लिए कुछ लोग भी भेजे थे मगर कुछ भी पता नहीं लगा। तो इस बात को सुन के मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि 7 साल हो गए, कि ये लंबे 7 साल हो गए जब से मैंने अपने घर को छोड़ा था, और ये इनफ नहीं था कि यहाँ पे कुछ लोन शार्क इस तरीके से इस मार्शल अकेडमी में घूम रहे हैं, और यहाँ तक कि जो हमारे मास्टर है वो भी इंटरनल इंजरी की वजह से पड़े हुए हैं। और वो गुस्सा करते हुए कहता है कि यहाँ तक कि हमारा जो फोर्थ ब्रदर है वो भी मिसिंग है, और तुम क्या मुझे बता नहीं सकते जब से मैं यहाँ से गया हूँ तो यहाँ क्या हुआ है। और दिखाया जाता है कि वो तीनों ही ब्रदर जो कि वहाँ बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं। तो हमें बताया जाता है कि 3 साल पहले एक स्ट्रेंज आदमी इस मार्शल अकेडमी को विजिट करने आया और हमने उसे कभी भी पहले नहीं देखा था, और वो आते ही मास्टर से स्पार करने के लिए पूछ रहा था मगर मास्टर ने उसे मना कर दिया। और ये बात बुनियोंग बता रहा होता है और वो आगे बताता है मगर वो हमारे मार्शल अकेडमी के मेन गेट पे बैठ गया, और वहां जाके वो हमारे ऑर्डिनरी डिसाइपल के साथ फाइट लड़ता और उनको परेशान करता, और इसी वजह से मास्टर ने उसकी जो स्पैरिंग मैच की रिक्वेस्ट थी वो एक्सेप्ट कर ली, और एंड में मास्टर का ये हाल हो गया। मगर हमें बाद में मालूम पड़ा कि हम ही खाली ऐसे नहीं है जो कि उसकी इस चाल में फंसे थे, यहाँ तक कि जो हेड हैं 5 ड्रैगन मार्शल अकेडमी के वो खत्म हो चुके हैं, और जो हेड हैं गोंजू मार्शल अकेडमी के वो क्रिपल हो चुके हैं, और उन पर फोर्स किया गया उनकी अकेडमी को बंद करने के लिए। और इसी तरीके से एक के बाद एक मार्शल अकेडमी यहाँ इस ग्वांजू कॉन्टिनेंट में बंद होती चली गई, और यहाँ इन सारे गुंडे लोगों का राज चलने लगा। और जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा सकता था उन्होंने इस मार्शल अकेडमी के बिजनेस में भी इंटरफियरेंस करना शुरू कर दिया, और क्योंकि हमें अपने मास्टर के लिए मेडिसिन लेकर आनी थी तो इस वजह से हम उनके कर्जे में डूब गए। और हमें बाद में मालूम पड़ा कि हमने जिस कंपनी से पैसे उधार लिए हैं वो कंपनी उस हाफ गोस्ट फ्रैक्शन से बिलोंग करती है। तो इस बात को सुन के मेन कैरेक्टर सोचने लग जाता है कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एक घुमक्कड़ जो कि ऑर्थोडॉक्स फ्रैक्शन की मार्शल अकेडमीज में फाइट लेते हुए जा रहा है, और उसके बाद कुछ गुंडे लोग जिनको अनऑर्थोडॉक्स फ्रैक्शन सपोर्ट कर रहा है जो कि इस वजह से यहाँ जंगली तरीके से घूम रहे हैं, और हमें तभी मनी उधार दे दी गई जब हमें उसकी जरूरत थी। तो मेन कैरेक्टर कहता है कि अच्छा तो वो इस यांगजुआ काउंटी को डिवावर करना चाहते हैं तो सभी लोग तैयार हो जाओ, और वो इसी बात को कहकर खड़ा हो जाता है। तो बुनयोंग पूछ रहा होता है कि मगर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि ये कोई मैटर नहीं करता, अगर वो ऑर्थोडॉक्स के बास्टर कि वो अपना इन्फ्लुएंस फैलाना चाहते हैं तो इसलिए मैं जा रहा हूँ। और वो कहता है कि उनकी हिम्मत कैसे हुई इस ड्रैगन टाइगर मार्शल अकेडमी में इस तरीके का मैच फैलाने की, और मैं उन्हें जब तक पीटने वाला हूँ जब तक वो अधमरे ही नहीं हो जाते। और इसी बात को लेकर दिखाया जाता है सीन हाफ गोस्ट फ्रैक्शन बेस का, और वहां पर उस हाफ गोस्ट फ्रैक्शन का चीफ बेनगुई जिसका नाम का ही मतलब हाफ गोस्ट है वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि तुम यूजलेस बास्टर्ड। और दिखाया जाता है कि उसके सामने ही ब्योक म्योंग बैठा होता है, जब ये बेनगुई कह रहा होता है कि मैंने तुमसे कहा था कि अपनी मनी को तुम वापस लेके आओ मगर इसकी जगह पे तुम अपना हाथी दिया ही। और वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें अब क्या लगता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो ब्योक म्योंग कह रहा होता है
कि मुझे माफ कर दो। तो बेनगुई गुस्सा करते हुए कहता है तो मुझे बताओ कि वो कौन है जिसने हिम्मत की हमारे ग्रेट हाफ गोस्ट फ्रैक्शन से मैच करने की। तो ग्यूक म्यूंग कह रहा होता है कि उसके बारे में उसने कहा था कि वो इस ड्रैगन टाइगर मार्शल एकेडमी का फर्स्ट डिसाइपल है। तो इस बात को सुन के बेनगुई गुस्सा करते हुए कहता है क्या एक मार्शल एकेडमी, यहाँ तक कि वो एक सेक्ट भी नहीं है, सच में एक मार्शल एकेडमी। और तभी वो अचानक से रुक के सोचने लग जाता है कि एक मिनट रुको, ड्रैगन टाइगर मार्शल एकेडमी। और वो अपने दिमाग पे जोर डालते हुए कहता है कि मैंने ये नाम पहले कब सुना था, कि सच में मैंने ये नाम पहले सुना है, एक ऐसी मार्शल एकेडमी जिसके बारे में मुझे याद होना चाहिए, ड्रैगन टाइगर मार्शल एकेडमी। और वो इसी बात को बार बार दोहरा रहा होता है और तभी उसके दिमाग में कुछ बात याद आती है और दिखाया जाता है कि उसको हमारा मेन कैरेक्टर याद आता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि मुझसे ये मत कहना। और तभी दिखाया जाता है एक पीछे से धमाका कि किसी ने वहाँ एक आदमी को अटैक करके पीछे फेंक दिया होता है और दिखाया जाता है कि वो सभी लोग वहाँ हैरान होते हैं और उनमें से एक कहता है कि किसकी हिम्मत हुई। और दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर जो वहाँ आते हुए कहता है कि अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि ये बेनगुई कौन है जो कि हाफ गोस्ट फ्रैक्शन से है, मगर ऐसा लगता है कि ये हमारा अगली फेस बेन चियो है कि तुमने अपना अच्छा खासा नाम बना लिया है। और वहीं पे दिखाया जाता है बेनगुई को जो कि वहाँ डरते हुए कह रहा था कि तुम याक मुसांग। और हमें मालूम पड़ता है कि हमारा मेन कैरेक्टर का नाम याक मुसांग है, तो मैं इसे मुसांग करके ही बुलाऊंगा आगे से। और दिखाया जाता है कि मुसांग के पीछे उसके तीनों ब्रदर जो कि डरते हुए अपनी तलवार लेके खड़े होते हैं। तो मुसांग कह रहा होता है कि बेनगुई, क्या तुम भूल गए हो हमारी प्रॉमिस को जो हमने 10 साल पहले किया था? अगर तुम इस यांगजुआ काउंटी में दोबारा से पैर रखते हो तो मैं तुम्हें यूंच बना दूंगा। तो बेनगुई इस बात को सुनते ही डरते हुए अपने प्राइवेट पार्ट को दबका लेता है और दिखाया जाता है उसके साथी जिनमें से एक चिल्ला के गाली देते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और तुम अपने बारे में क्या सोच रहे हो। जबकि दूसरे कभी कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मार दूं। जबकि मुसांग अपने तीनों ब्रदर से कहता है कि बॉयज कि आज का शो एंजॉय करो, कि आखिरकार देखने से भी तुम अच्छी तरीके से सीख सकते हो। और दिखाया जाता है कि वो सभी गुंडे लोग मुसांग पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं और दिखाया जाता है इस चीज को देख के शियोकजुन चिल्लाते हुए कहता है कि सीनियर ब्रदर। और दिखाया जाता है एक अटैक जो कि सीधा ही एक गुंडे पर कर दिया होता है मुसांग ने। और दिखाया जाता है कि वो उसके वहाँ अंडा को फोड़ देता है और इसका दर्द सभी को महसूस हुआ होता है। और दिखाया जाता है कि मुसांग यहीं नहीं रुकता, वो सभी के वहाँ अंडे फोड़ते हुए जाता है। और दिखाया जाता है कुछ देर बाद का सीन जहाँ पे वो सभी गुंडे वहाँ करा रहे होते हैं और दिखाया जाता है कि वो तीनों यंगर ब्रदर जो कि वहाँ रोते हुए कह रहे होते हैं कि ये सच में बहुत ज़्यादा क्रूअल है, यहाँ तक कि मैं इसे देख भी नहीं सकता। और दिखाया जाता है कुछ देर बाद का सीन जहाँ पे सभी इधर से उधर करा रहे होते हैं और दिखाया जाता है ग्योक म्यूंग को जो कि वहाँ डरते हुए एक साइड में कोने में बैठा होता है, जो कि वहाँ खुश होते हुए सोच रहा होता है कि अच्छा है कि मेरा खाली एक हाथ ही गया है। और मुसांग एक तरफ इशारा करते हुए कहता है कि अब बताओ कि तुम में से अगला यूंच कौन बनने वाला है। और दिखाया जाता है कुछ और गुंडे लोग जो बच चुके होते हैं जो कि डरते हुए पीछे हट जाते हैं। और तभी दिखाया जाता है बेनगुई जो गुस्सा करते हुए वहाँ उठते हुए कहता है कि सभी लोग पीछे आ जाओ। और वो कहता है कि तुम यूजलेस क्रेस, तुम सोचते हो कि मुझे खुद से यहाँ आगे आना पड़ेगा याक मुसांग, कि जितने टाइम से मैंने तुम्हें नहीं देखा है तुम और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन गए हो। और वो अपने हाथों को चिटकाते हुए कहता है कि जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था कि तुम सच में ओल्ड एनिमी कहने के लायक हो। और वो अपनी गर्दन चिटकाते हुए कहता है मगर तुम्हें पता है कि मैं 10 साल से हर एक दिन उस बात को याद करता हूँ और मैं उस चीज़ को अभी तक भूल नहीं पाया हूँ कि जो ह्यूमिलेशन और डर तुमने उस दिन मुझे दिया था। और इस चीज़ को देख के तो मुसांग के वहाँ तीनों ब्रदर गुस्सा कर रहे होते हैं और वहीं पे दूसरी तरफ वो गुंडे लोग हंसते हुए देख रहे होते हैं। और तभी बेनगुई अपनी मुट्ठी मीचते हुए कहता है तो इसीलिए आज मैं, और तुरंत ही वो अपने घुटने पे आके माफी मांगते हुए कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगता हूँ इन सभी चीजों के लिए। और इस चीज को देख के वहाँ सभी लोग हैरान होते हैं और बेनगुई डरते हुए कहता है कि प्लीज मुझे यूंच मत बनाओ। तो मुसांग कहता है कि पहले सच में मैं तुमको एक यूंच बनाने वाला था और उसके बाद मार देता, मगर जैसा कि तुम यहाँ अपने सबॉर्डिनेट के सामने ही माफी मांग रहे हो तो ये मुझे सेंटिमेंटल कर रहा है, तो इसलिए वो अपनी तलवार छोड़ देता है और कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें एक चांस दूंगा। और इस चीज को सुन के बेनगुई खुश होते हुए कहता है कि सच में? तो मुसांग कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें 2 चॉइस देता हूँ। और वो अपना ऑरा अनलीश करते हुए कहता है कि तुम क्या चाहते हो, कि मैं तुम्हें एक अच्छी सी पिटाई दूं या फिर मैं तुम्हें यूंच बना दूं। और इस ऑरा को देखते ही बेनगुई डर जाता है और वो डरते हुए कहता है कि प्लीज मुझ में पिटाई लगाओ खाली। और दिखाया जाता है कुछ देर बाद का सीन जहाँ पे मूसा बेनगुई को अच्छी तरीके से पीट दिया होता है और उसके सभी गुंडे लोग वहाँ अपने हाथ खड़े करके घुटने पे बैठे होते हैं। तो मूसा वहाँ एक पेपर देते हुए कहता है कि यहाँ पे साइन करो। तो बेनगुई पूछा होता है कि ये क्या है, मैं इसे देख ही नहीं सकता। तो मूसा कह रहा होता है कि इसमें लिखा है कि तुम्हें हमें वापस से 150 गोल्ड ईंटें देनी है जो कि तुमने हमसे गलत तरीके से दी है। और इस चीज को सुन के बेनगुई की हालत खराब हो जाती है और वो कह रहा होता है कि 150 ईंटें, कि हमने तो खाली तुमसे 20 ईंट ली हैं, तो ये क्या है। और तभी दिखाया जाता है कि मुसांग दोबारा से उस पर अपनी स्वॉर्ड की मदद से एक अटैक करता है
और फिर उससे कहता है कि अगर मैं देखूं कि तुमने हमारी मार्शल एकेडमी को और उसके डिसाइपल को किस तरीके से हरेस किया है तो मैं ये 300 लूं तो ये भी कम है। और तुम्हें इस बात के लिए थैंक्स होना चाहिए कि मैंने तुम्हें ये कन्फेशन ऑफर दिया है। तो इस चीज को सुन के ही बेनवुई गुस्सा कर रहा होता है और कहते हुए कहता है कि थैंक यू। तो मुसांग वहां से उठ के जाते हुए कहता है कि थैंक यू किस बात के लिए, मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं है। और इस चीज को सुन के ही बेनवुई बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए मुसांग को गाली देता है और मुसांग पीछे पलटते हुए दोबारा से कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो बेनवुई कहता है कि मुझे नहीं पता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो मुसांग कह रहा होता है कि जाओ जल्दी से मनी लेके आओ। तो बेनवुई शौक होते हुए कहता है कि बिल्कुल अभी, कि अभी मुझे चेक करने की जरूरत है कि हमारे पास फंड है कि नहीं। और तभी तो मुसांग अपने हाथ का इशारा करते हुए कहता है अगर ऐसी ही बात है तो कैसा रहेगा। और इसी चीज को सुन के बेनवुई बहुत ज्यादा हैरान होकर कहता है कि अभी अभी मैं अभी करता हूँ। और वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम क्या करते हो, जल्दी से जाके मनी लेके आओ। तो उसके सभी गुंडे साथी भी वहां से जल्दी से पैसे लेने पहुंच जाते हैं और दिखाया जाता है कुछ देर बाद का, जहाँ पे वो सभी वापस जा रहे होते हैं। ताइयो कहता है कि तुम सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो कि तुमने उन सभी 30 लोगों को अपने आप से संभाल लिया। तो मुसांग कहता है कि हाँ, वैसे वो नंबर में ज्यादा थे मगर वो खाली थर्ड रेट के वॉरियर भी नहीं थे और यहाँ से बाहर मुरीम में इससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लोग हैं। तो ताइयो इस बात को सुन के कहता है कि मगर फिर भी तुम मेरी आंखों में सबसे ज्यादा औसम हो। तो मुसांग पीछे पलटते हुए बुनियोंग से कहता है कि ब्रदर कांग, तुम देखने में अच्छे नहीं लग रहे, तो तुम बताओ कि तुम किस बारे में चिंता कर रहे हो। तो बुनियोंग परेशान होते हुए कहता है कि वो ये जो हाफ गोस्ट फ्रैक्शन है उसका बैकअप जो है एक अनऑर्थोडॉक्स ग्रुप ग्रेड 3 गेन कर रही है और आज जो कुछ भी हुआ है मैं इस बात से परेशान हूँ। तो मुसांग वहां से जाते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास इसके लिए प्लान है। तो इस बात को सुन के वो तीनों बजे खुश हो जाती हैं। तो मुसांग कहता है कि ये बिल्कुल सिंपल है, अगर जो भी एनिमी मुझसे ज्यादा पावरफुल होगा तो मैं उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाऊंगा। और इस चीज को सुन के वो तीनों परेशान होकर कहते हैं क्या। तो बुनियोंग चिल्लाते हुए कहता है कि सीनियर ब्रदर, कि मुझे पता है कि तुम स्ट्रांग हो मगर तुम उनसे कैसे फाइट करोगे जब यहाँ पे 100 ऑफ मार्शल मास्टर आ जाएंगे। तो इस बात को सुन के मुसांग कहता है कि मैं अपने बारे में बात नहीं करना हूँ। और दिखाया जाता है कुछ देर बाद का सीन और दिखाया जाता है कि वहाँ बुनियोंग की हालत खराब होती है क्योंकि उसकी पीठ पे एक पत्थर रखा होता है। अब मुसांग कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना ही ज्यादा स्ट्रांग हूँ मगर और जब मैं यहाँ पे नहीं हूँगा और तब यहाँ पे अटैक होता है तो इसका कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए तुम सभी को कैपेबल होना चाहिए अपनी एकेडमी को अच्छी तरीके से सेफ रखने के लिए। और दिखाया जाता है कि वहाँ पे बुनियोंग नहीं, उसके दोनों और ब्रदर भी होते हैं और उन तीनों के ऊपर बड़े बड़े पत्थर रखे होते हैं और उसी के ऊपर बैठ के मुसांग उन्हें लेक्चर दे रहा होता है। और वो आगे कहता है अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो तुम्हें खुद से स्ट्रांग होना पड़ेगा और तुम्हें इसके लिए बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी और तुम्हें स्ट्रांग बनने के लिए तुम्हें एक्सपीरियंस की जरूरत है जो कि तुम्हें बैटल से आएगा। और दिखाया जाता है कुछ देर बाद यहाँ पे ये बात बताते हुए मेन कैरेक्टर बुनियोंग से लड़ता होता है और वो बताता है और जैसे ही तुम पार्टिसिपेट करोगे तो जो तुम्हारी स्किल्स हैं वो ट्रेनिंग से कई ज्यादा गुना इम्प्रूव होंगी। और जैसे जैसे तुम सीखोगे और अंडरस्टैंड करने लगोगे इस वेपन के प्रैक्टिकल यूज का तो तुम्हारी जो है बैटल इंस्टिंक्ट डेवलप होंगी। और इसी बात को कह के एक बुनियोंग पे अटैक करता है जिसकी वजह से बुनियोंग की हालत खराब हो जाती है। और मुसांग आगे बताता है और अगर तुम्हारे पास कोई भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होगा तो जो तुम्हारी बॉडी है वो वहाँ बैटल में जाके काम करना बंद कर देगी और आखिर में जो भी तुमने सीखा है वो किसी भी काम में नहीं आएगा। और इसी बात को कहके वो वहाँ सीधा ही एक अटैक बुनियोंग के ऊपर करता है और जो रिजल्ट होगा वो तुम्हारी डेथ होगी। और इसी बात को कहके वो बुनियोंग के साइड में अटैक करता है और बुनियोंग इसे देख के बहुत ज्यादा हैरान होकर कहता है खाली एक लकड़ी की शॉट से इस बॉल में छेद कर दिया। तो मुसांग वहाँ पीछे पलटते हुए कहता है कि अगला। और दिखाया जाता है वहीं तायो और सियोकजिन जो कि दोनों ही वहाँ बुरी हालत में होती है। तो तायो कहता है कि ये बहुत ज्यादा जल्दी नहीं है। तो सियोकजिन कहता है कि हम इस हेल ट्रेनिंग से कुछ देर के लिए ब्रेक नहीं ले सकते। त्याहो कहता है कि सीनियर ब्रदर बस थोड़ी देर और रुको। तो मुसांग गुस्सा करते हुए कहता है कि जो भी बंदा लेट आएगा उसके लिए एक और राउंड बढ़ा दिया जाएगा। और इस बात को सुन के वो दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और बाहर से भगते हुए कहते हैं कि मैं पहले आ रहा हूँ, कि मैं पहले आ रहा हूँ। और दिखाया जाता है कि उनकी ट्रेनिंग करते हुए शाम हो जाती है। तो मुसांग वहाँ तलवार रखते हुए कहता है कि तुम सभी लोगों ने ज्यादा हार्ड वर्क किया है मगर फिर भी क्योंकि ये मेरा पहला दिन था तो इसलिए मैंने तुम्हारी जो ट्रेनिंग है वो कम कराई है आज के लिए। कल से मैं जो तुम्हारी ट्रेनिंग पर अच्छी तरीके से ध्यान दूंगा तो इसीलिए तुम रेस्ट करो। और दिखाया जाता है कि उन तीनों की हालत बहुत ज्यादा बुरी होती है और वहाँ फ्लोर पे पड़े होते हैं और वो इस बात को सुन के हैरान होते हैं कि ये जो ट्रेनिंग थी वो बहुत ज्यादा लाइट थी। तो वहाँ सियोकजिन कहता है कि तुमने ये नोटिस किया हमारी ट्रेनिंग के बीच में कि जो हमारे सीनियर ब्रदर है वो कितने ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं पहले से। तो वहीं त्यायो उठते हुए कहता है कि हमारे जो सीनियर ब्रदर थे वो सच में शुरू से इतने ज्यादा स्ट्रांग थे। तो बुनियोंग कहता है कि सच में पहले वो स्टार्ट में स्ट्रांग थे मगर अभी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है कि 10 साल पहले
एक ऐसा भी टाइम था जब वो 20 स्वॉर्डमैन के साथ अकेले ही लड़े थे, मगर उस टाइम वो इतने ज्यादा इंजर हुए थे कि वो मरने की कगार पे आ गए थे। तो बुनियोंग कहता है कि मगर देखने से ऐसा लगता है कि आज की जो फाइट थी वो बिल्कुल वन साइडेड थी। तो चायो कहता है कि यहाँ तक कि उनकी एक पसीने की बूंद का ड्रॉप भी नहीं गिरा आज। तो बुनियोंग कहता है कि हाँ, ये सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि उन्होंने किसी तरह की सीक्रेट टेक्निक सीख ली है। और दिखाया जाता है दूसरी तरफ जहाँ मुसांग अपने मास्टर को ट्रीट करना होता है, जहाँ वो उन्हें चेक करते हुए सोच रहा होता है, मुझे पता ही था कि इनकी खाली इंटरनल एनर्जी डीप नहीं है, क्योंकि ये बहुत टाइम से है, इस वजह से इनके जो इंटरनल ऑर्गन है उस पर भी इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। अगर मास्टर इससे थोड़े से ज्यादा और वीक होते तो वो सच में यहीं मर जाते। अगर इनकी सिंसियर तरीके से केयर नहीं की गई होती तो वो अभी तक जिंदे नहीं होते। मगर और वो इसी बात को कह गई अपने हाथ से उनके ऊपर कोई टेक्निक को परफॉर्म करता है और सोच रहा होता है, मगर ये अब अपनी लिमिट में पहुंच चुके हैं, तो इनको बिल्कुल अभी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए बिना कोई डिले के। जैसे ही वो अपनी टेक्निक को परफॉर्म करता है तो उसके बाद दिखाया जाता है वहाँ एक शॉक वेव रिलीज होती है और वहीं मास्टर अपने मुंह से खून खांसते हैं। तो मुसांग सोच रहा होता है कि अच्छा है कि जो मास्टर का ब्लड क्लॉट है वो खत्म हो गया इनकी बॉडी से, कि ठीक है अब इनकी रियल ट्रीटमेंट चालू होगी। और इसी बात को कह के वो उनके अंदर अपनी एनर्जी को डालता है और सोच रहा होता है कि मास्टर की जो मरीजियन है वो सच में बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है, तो इसमें मुझे अपना टाइम लेके अपनी क्यूआई की मदद से इसको अच्छी तरीके से ट्रीट करना होगा। और जैसे ही वो अपनी क्यूआई को मास्टर के अंदर डालता है तो उसकी वजह से जो मास्टर होते हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग जाती है। तो मुसांग वहाँ परेशान होकर कहता है कि ये गलत हो रहा है कि जो मास्टर की इनर क्यूआई है वो मेरी क्यूआई को अपोज कर रही है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। मगर इनकी जो क्यूआई है वो मेरी क्यूआई को रिजेक्ट कर रही है, इसको एक्सेप्ट करने की जगह। और दिखाया जाता है कि जो मास्टर की हालत होती है वो पहले से बहुत ज़्यादा खराब होने लगती है और मुसांग सोच रहा होता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो मास्टर है वो ज़्यादा देर तक नहीं रह पाएंगे, तो मुझे जल्दी से करना होगा कुछ ना कुछ। और वो सोचता है कि अब मुझे यहाँ फोर्सफुली काम करना होगा और तुरंत ही वो अपनी और ज़्यादा ताकत निकालने लग जाता है वहाँ। और वो सोचता है कि मुझे इन्हें एक साथ अनलॉक करना होगा जिससे ये एक बार में काम हो जाए। और दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का सीन जहाँ पे जो मास्टर होते हैं वो अपनी आँख खोलते हैं और जैसे ही वो अपनी आँख खोल के देखते हैं तो उन्हें मुसांग दिखाई देता है और मुसांग वहाँ खुश होते हुए कहता है कि मास्टर तुम जाग गए। तो मास्टर कहते हैं कि मुसांग क्या सच में तुम मुसांग ही हो। और वहीं दिखाया जाता है मुसांग जो अपनी घुटनों के बल आके कहता है कि मैं डिसाइपल याक मुसांग वापस आ गया और मास्टर को ग्रीट करता हूँ और मैं जो है बहुत ज़्यादा लेट आया हूँ तो इसलिए तुम मुझे डांटो। तो मास्टर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं कि वापस यहाँ आओ और वो मुसांग से कहते हैं कि तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा किया कि तुम अच्छी तरीके से वापस आ गए। और दिखाया जाता है मुसांग जो कि वहाँ बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और मास्टर उसको थैंक यू बोल रहे होते हैं। और सीन करके दिखाया जाता है ग्रेट 3 गैंग के एक्सटर्नल हॉल लीडर मोयांग हुआन का, जो कहता है कि तुमने क्या कहा कि जो हाफ गोस्ट फ्रैक्शन है वो ड्रॉप हो गई, मगर जो ड्रैगन टाइगर मार्शल अकेडमी है वो अभी भी काम कर रही है। तो उन्हीं की साइड में दिखाया जाता है वहाँ का लोकल कमांडर जो कहता है कि हम उनसे डायरेक्टली डील नहीं कर सकते क्योंकि वो जो है मार्शल अलायंस से एफिलिएटेड हैं और मैंने मार्शल डुएल का प्रिटेंड करके उनके जो मास्टर थे उनको इंजर कर दिया, मगर फिर भी ऐसा लगता है कि उनका जो सीनियर डिसाइपल याक मुसांग है वो वापस लौट आया है। तो एक्सटर्नल हॉल लीडर कहते हैं कि सीनियर डिसाइपल, यहाँ तक कि वो एक इंस्ट्रक्टर भी नहीं है एकेडमी का। तो वो लोकल लीडर कहता है हाँ कि हाफ गोस्ट फ्रैक्शन के 30 लोगों को उसने अच्छी तरीके से पीटा है। तो एक्सटर्नल हॉल लीडर कहते हैं कि तुम इसे इस तरीके से जाने दोगे क्योंकि वो मुरी मलाइन से जुड़ा हुआ है, कि तुम्हें पता होना चाहिए जो भी हमारी मनी पर हाथ लगाएगा वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। तो इसलिए जो आयरन डीमन का कैप्टन है गोक चियोगोल उसको यहाँ से भेज दो उसको केयर करने के लिए, कि उसी मार्शल डुएल की ओल्ड ट्रिक को अपनाओ और जैसे ही वो मर जाए तो हाफ गोस्ट फ्रैक्शन को भेज देना पूरी ड्रैगन टाइगर मार्शल अकेडमी को खत्म करने के लिए। तो वो लोकल लीडर भी जाते हुए कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। तो एक्सटर्नल हॉल लीडर कहता है कि तुम वहाँ पे ऐसी किसी भी चीज को मत छोड़ देना जिससे जो मुरी मलाइंस है वो वहाँ आके दखल दे। और दिखाया जाता है वो लोकल लीडर वहाँ से चला जाता है। वहीं पे एक्सटर्नल हॉल लीडर सोच रहा होता है कि हयाक मुसांग कितना ज्यादा फूल है कि तुमने उस ग्रेट राइटेजियस इविल वॉर को सर्वाइव कर लिया, मगर अब तुम यहाँ से अपनी लाइफ को गवा दोगे। तो सीन करके दिखाया जाता है कि कोई वहाँ डैगर फेंकता है और दिखाया जाता है सामने ही एक आदमी जो भी बहुत ज्यादा बुरी हालत में होता है और उसके कंधे में उस डैगर की वजह से वहाँ एक घाव बन गया होता है और उसकी वजह से वो वहाँ बहुत ज्यादा बैठे करा रहा होता है। और दिखाया जाता है कि इसकी ये हालत हमारे मेन कैरेक्टर मुसांग ने की होती है। और दिखाया जाता है कि उसी के पीछे उसके तीनों ब्रदर कुछ गुंडे लोगों को मार के नॉकआउट कर देते हैं और वो इस चीज को देख के खुश हो जाते हैं। और मुसांग उस बंदे की तरफ बढ़ के आते हुए कहता है कि अच्छा तुम यहाँ पे इन सभी गुंडों के लीडर हो। तो बंदा भी कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, तुम क्या सोचते हो कि तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, कि तुम्हें पता भी है हमारे पीछे कौन है।
तो मुसांग कहता है कि उनके पास मेरा एक मैसेज पहुंचा देना, और वो अपनी लात उठा के उसके ऊपर मारने को तैयार होते हुए कहता है कि जो ग्वांजू कोंटी है वो ड्रैगन टाइगर मार्शल एकेडमी के अंदर आती है, अगर तुम उसे टच भी करते हो तो इसका अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होगा। और दिखाया जाता है कि मुसांग उस पे अपनी एक लात से अटैक कर देता है और सीन कट के दिखाया जाता है कहीं और वहाँ पे दो बंदे बात कर रहे होते हैं, जिनमें से एक मूंछवाला कह रहा होता है, क्या तुमने रूमर्स के बारे में सुना है कि पिछली रात ही कुछ गुंडे लोगों को अच्छी तरीके से पीटा गया है? तो वो मोटा बंदा कहता है, क्या सच में? तो मूंछों वाला बंदा कहता है कि देखने से ऐसा लगता है कि ये काम भी ड्रैगन टाइगर मार्शल एकेडमी ने किया है दोबारा से, और उनके जो लीडर है उसको क्रिपल कर दिया है। और इस बात को सुन के वो मोटा हैरान हो गया, कहता है कि अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ जब उन्होंने उस हाफ गोस्ट फैक्शन को खत्म किया था, क्या उनके पास खाली 5 मार्शल मास्टर नहीं है? और मैं ये बात तो कह ही सकता हूँ कि उन गुंडों के पास कम से कम 50 होंगे। तो मूंछ वाला बंदा कहता है, हाँ मगर फिर भी जो मास्टर ही आ गए वो वापस आ गए हैं, और उनको बहुत टाइम पहले से ही मार्शल आर्ट टैलेंट की वजह से जाना जाता है। तो मोटा खुश होते हुए कहता है कि इसे सुन के बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि उन लोगों ने सच में बहुत ज्यादा लोगों को परेशान किया था। तो मूंछ वाला बंदा भी कहता है कि ये खाली इतना ही नहीं है कि वो जो है उनको भी पैसे दे रहे हैं जिनसे गुंडों लोगों ने छीने थे। तो इस बात को सुन के मोटा हैरान होता है, और फिर वो वहाँ खड़े होकर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम यहाँ देखो कि कितना ही टाइम हो गया जब से हम बात कर रहे हैं, मगर तुम इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मुझे अब बता रहे हो, और तुम्हें पता भी है उन लोगों ने मुझसे कितना पैसा लिया है। और दिखाया जाता है कि इसकी वजह से जो मुच्छड़ होता है वो अपना फेस बचा रहा होता है उसके थूक से। और मूंछ वाला बंदा कहता है कि बस मैं ये बताने ही वाला था। और दिखाया जाता है कि वो मोटा वहाँ से भागते हुए जाने लग जाता है, और वो कह रहा होता है कि ड्रैगन टाइगर मार्शल एकेडमी मेरा इंतजार करो, यहाँ एक और विक्टिम है। और मूंछ वाला बंदा अपने आप को पहुँचते हुए कहता है कि देखो इसका टेम्परामेंट ये सच में बहुत ज्यादा है। और वो खुश होते हुए कहता है मगर फिर भी ऐसा लगता है कि इस योंग की में दोबारा से पीस लौट के आने वाला है। और सीन कट के दिखाया जाता है ड्रैगन टाइगर मार्शल एकेडमी के गेट पे, जहाँ बहुत ज्यादा लोग आ चुके होते हैं अपना पैसा वापस लेने के लिए, और वो चिल्ला रहे होते हैं कि मुझे इतना पैसा चाहिए कि मेरा इतना छीन लिया गया था कि मुझे आधा ही दे दो। और यहीं दिखाया जाता है इन तीनों यंगर ब्रदर को, जो इन सभी को यहाँ रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। और तायो परेशान होकर कहता है कि अब हम क्या करें कि हम इनको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। तो तभी तायो के कंधे पे कोई हाथ रखता है और दिखाया जाता है कि ये मुसांग होता है, और वो वहाँ आते ही कहता है कि सभी लोग यहाँ शांत हो जाओ। और वो इतना कहता ही है कि वहाँ सभी लोग शांत हो जाते हैं। और तायो इस चीज़ को देख के खुश होकर सोच रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, यहाँ तक कि वो बिल्कुल आराम से बोले थे मगर उनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा शोर में भी साफ सुनाई दे रही थी। और तभी मुसांग खांसते हुए कहता है कि मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम उन ईविल बास्टर्ड की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र किए हो, यहाँ तक कि वो तुम्हारी बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा परेशान करते थे और तुमसे प्रोटेक्शन फीस के नाम पे पैसे हड़पते थे, और तुम उनकी धमकियों की वजह से बहुत ज़्यादा कर्जे में आ चुके हो। और मुझे पता है कि तुम में से बहुत ज़्यादा लोग इस कर्जे के जाल में फंस गए होंगे बस उनसे कर्जा लेने की वजह से, मगर फिर भी मैं हियाक मुसांग वापस आ गया हूँ, और मैं ये मेक श्योर करूंगा कि तुम उन ईविल लोगों की वजह से दोबारा से इस तरीके से सफर न करो। और इस बात को सुन के ही वो सभी लोग वहाँ रोने लग जाती हैं। और मुसांग आगे कहता है कि मैं इस जगह को सेफ रखूंगा और इस यांगजू काउंटी को दोबारा से इसकी फॉर्मर ग्लोरी लौटा दूंगा, जहाँ पे हर जगह पीस होगा। और इसीलिए तुम हमारे इन हार्ड वर्किंग डिसाइपल की बात आराम से सुनो और यहाँ पे अपने नंबर का वेट करो, और यहाँ एक एक करके अपना पैसा लेने के लिए आओ। तभी दिखाया जाता है एक बूढ़े आदमी को, जो वहाँ कप कपाते हुए आते हुए कह रहा होता है कि ये कितना ज़्यादा शर्मनाक है कि तुम हमको इतनी ज़्यादा मदद कर रहे थे हमारे पैसा लौटाने को, मगर हम इतनी ज़्यादा परेशानी खड़ी कर रहे थे तुम्हारे लिए। और वो मुसांग का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि मुझे सच में माफ़ कर देना मुसांग, और तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। और ये इसी वजह से पॉसिबल हुआ क्योंकि तुम यहाँ थे, और हमें शुरू से ये बात तुमसे कह देनी चाहिए थी। तो मुसांग भी कहता है कि ये बस हमारी जॉब है। और दिखाया जाता है कि इस बात को सुन के वहाँ सभी लोग बहुत ज़्यादा शांत हो जाते हैं। और तभी वो बूढ़ा कहता है मगर मैं इसके बारे में बात करूँ मुसांग? तो मुसांग कहता है कि बोलिए। तो वो बूढ़ा क्रीपी सी स्माइल करते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि मैं यहाँ सबसे पहले लाइन में आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो सबसे पहले पैसे हैं वो मुझे मिलेंगे। और इस चीज़ को सुनते ही वहाँ सभी हैरान होते हैं। और तभी कोई कहता है क्या ये ड्रैगन टाइगर मार्शल एकेडमी है? और दिखाया जाता है एक बंदे को। तो मुसांग कहता है कि हाँ, मगर तुम कौन हो? और दिखाया जाता है वो बूढ़ा वो चिल्लाते हुए वगैरह होता है कि तुम यहाँ लाइन काट के मत आओ कि सबसे पहले मैं आ चुका हूँ। और दिखाया जाता है कि वो बंदा वहाँ क्रीपी सी स्माइल करते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम वही हियाक मुसांग हो जिसके बारे में मैंने सुना है। तो मुसांग कह रहा होता है कि हाँ, वो मैं ही हूँ। और दिखाया जाता है कि वो बंदा अभी भी क्रीपी सी स्माइल करते हुए कहता है कि मैं बस एक घूमने वाला हूँ जो यहाँ से गुजर रहा था, और मैं यहाँ पे इस जंगली रूमर वाली ड्रैगन टाइगर मार्शल एकेडमी के हेड डिसाइपल को चैलेंज करने आया हूँ। और इस बात को सुन के वो तीनों ब्रदर परेशान हो जाते हैं। और इस बात को सुनते ही मुसांग ताइहो से वॉइस ट्रांसमिशन की मदद से कहता है क्या यही वो बंदा है जिसने मास्टर को इंजर किया था? और इस चीज़ को सुनते ही ताइहो मुसांग की तरफ देखने लग जाता है, और मुसांग सोच रहा होता है कि मुझे नहीं लगा था कि ये लोग दोबारा से इसी ट्रिक को अपनाएंगे और मुझे इतनी ज़्यादा जल्दी चैलेंज कर देंगे, जबकि मैंने खाली 2 घंटों के ग्रुप को पीटा है।
ये कितनी ज़्यादा ऑब्वियस टैक्टिक्स है। और तभी वो मुड़ते हुए कहता है कि कैसा रहेगा अगर हम अंदर चलें तो। और दिखाया जाता है कि वो सभी वहाँ ट्रेनिंग ग्राउंड में आ चुके होते हैं और वो सभी गांव के लोग अपनी अपनी बात कर रहे होते हैं, जिनमें से कोई कह रहा होता है कि यहाँ क्या चल रहा है, क्या यहाँ फाइट होगी। तो कोई कहता है कि तुम्हें पता नहीं है मार्शल ड्यूल कैसे होते हैं। जब भी दिखाया जाता है वो बूढ़ा वो अलग ही गुस्से में होता है कि मुझे पैसे पैसे चाहिए। और वहीं वो बंदा वो इस मार्शल अकेडमी को देख के सोच रहा होता है कि ये बस एक ऑर्डिनरी सी कंट्री साइड की मार्शल अकेडमी है, तो इसमें कुछ भी नया नहीं है जिसकी वजह से मुझे यहाँ आना पड़े। मगर फिर भी और तभी मुसांग वहाँ उसको ग्रीट करते हुए कहता है कि मैं जो हूँ इस ड्रैगन टाइगर मार्शल अकेडमी का हेड डिसाइपल याक मुसांग हूँ। तो वो दूसरा बंदा भी अपना नाम बताते हुए कहता है कि हाँ गोकचियो गोल हूँ। वो सोच रहा होता है कि इस बंदे के बारे में भी क्या ही अलग होगा। तो मुसांग कहता है कि ब्रदर यांग। तो दिखाया जाता है कि यांग सियोजिन इस बात को सुन के ही बहुत ज़्यादा हैरान होकर कहता है हाँ। तो मुसांग कहता है कि तुम इससे लड़ने वाले हो। तो इस बात को सुन के ही जो सियोजिन होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान होकर कहता है क्या तुम क्या कह रहे हो, क्या मैं इससे लड़ने वाला हूँ, मगर मैं ही क्यों। और वहीं दिखाया जाता है वो चियो गोल जो कि हैरान होकर कहता है क्या। और वो गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, कि तुम्हें खुद से यहाँ स्पारिंग नहीं करनी चाहिए। और वो सोच रहा होता है कि ये बास्टर्ड कि सच में वो मुझसे इस तरह की ट्रिक्स खेलेगा। तो मुसांग उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इस जंगली रूमर ड्रैगन टाइगर मार्शल अकेडमी के हेड डिसाइपल किसी भी घुमक्कड़ का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस बात को सुन के ही चियो को गुस्सा करते हुए कहता है क्या। और वहीं सियोजिन रोते हुए कहता है कि मेरे ओपिनियन के बारे में क्या। और वहीं वो चियो गोल गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम क्या सोचते हो कि मैं कौन हूँ। तो मुसांग अपना फेस बनाते हुए कहता है कि बताओ मुझे तुम कौन हो। तो इस बात को सुन के ही वो परेशान हो जाता है। तो मुसांग कह रहा होता है क्या ये हो सकता है कि तुम कोई हाई रैंकर हो और मुझे नहीं पता है कि तुम कौन हो। और इस बात को सुन के ही वो चियो गोल वहाँ परेशान हो जाता है, पसीने में लथपथ कहता है कि ये। और वो गुस्सा करते हुए कहता है कि मैं बस एक बेकार सा घूमने वाला हूँ। तो इस बात को सुन के ही मुसांग सियोजिन से कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि इसके दिमाग के पेश कुछ कम है। तो इस बात को सुन के ही सियोजिन परेशान होते हुए कहता है कि सीनियर ब्रदर वो हमें सुन सकता है। और इस बात को सुन के ही चियोगुल गुस्सा कर रहा होता है कि ये बास्टर्ड। और वहीं मुसांग कहता है चलो ठीक है। तो जो यांग सियोजिन है वो यहाँ स्टेज पे आए और दिखाया जाता है सियोजिन जो कि वहाँ डरते हुए बहुत ज़्यादा कपाते हुए उस स्टेज पे पहुंच जाता है और कहता है कि मैं ही क्यों। और वहीं चियोगुल गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम सच में मुझे कम देख रहे हो। और वो अपनी तलवार निकालते हुए कहता है चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे फेलो डिसाइपल को अभी मारने के लिए तैयार हूँ। और वहीं इस बात को सुन के सियोजिन बहुत ज़्यादा परेशान होकर कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो। और दिखाया जाता है कि चियोगुल सीधा ही वहाँ से जंप करके अपनी तलवार के साथ सियोजिन पे अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। और वो तुरंत ही अपना अटैक सियोजिन पे करता है, मगर सियोजिन उस अटैक को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से वो पीछे खिसकता हुआ चला जाता है। और इस चीज़ को देखते ही वोनियोंग और तायो दोनों ही परेशान हो जाते हैं और वो चिल्ला के सियोजिन का नाम लेते हैं। और वहीं सियोजिन जो कपकपाते हुए अपनी तलवार पकड़ खड़ा होता है और वो एक अटैक लेने के बाद ही कहता है कि ये कितना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और दिखाया जाता है इसके बाद ही बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है। और वहीं चियोगुल हंसते हुए कहता है कि तुमने सच में इसे ब्लॉक कर लिया, मगर ऐसा लगता है कि तुम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। और इस बात को सुन के ही सियोजिन सोच रहा होता है कि सच में ये एक फर्स्ट रेट का वॉरियर है। और वहीं वो चियोगुल क्रीपी से स्माइल करते हुए कहता है कि अब तुम अपने सीनियर ब्रदर को ब्लेम करना कि उसने तुम्हें यहाँ भेजा है। और वहीं दिखाया जाता है वुनियोंग और तायो को जो इसे देख के बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और वहीं हमारा मेन कैरेक्टर मुसांग बिल्कुल चिल खड़ा होता है और दिखाया जाता है कि वुनियोंग मुसांग से कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर जो अपोनेंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तो जो थर्ड ब्रदर है वो क्या सही रहेगा। तो मुसांग कहता है कि जूनियर ब्रदर यांग क्या तुम यहाँ पे गिव अप करना चाहते हो। तो यांग सियोजिन अपनी तलवार को और कलाई से पकड़ते हुए कहता है कि नहीं मैं ये करने वाला हूँ। तो मुसांग कहता है चलो ठीक है कि तुम वही करो जो तुमने ट्रेनिंग में किया था मेरे साथ। तो इसी बात को सुन के सियोजिन जोश में कहता है ठीक है। और इस चीज़ को सुन के ही चियोगुल वहाँ गुस्सा करते हुए कहता है कि ये बास्टर्ड इनकी हिम्मत भी कैसे हुई इस तरीके से मेरे सामने करने की। और वो गुस्से में कहता है चलो ठीक है, अगर तुम खूनी देखना चाहते हो तो तुम्हें मैं हेल दिखाऊंगा। और इसी बात को कह के वो वहाँ पे सीधा ही सियोजिन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। और वहाँ सियोजिन सोच रहा होता है कि ये आदमी सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मगर इससे ज़्यादा स्वॉर्ड मेरी सीनियर ब्रदर की हैवी और शार्पर है। और दिखाया जाता है कि चियोगुल सीधा ही सियोजिन पर अटैक कर देता है और सियोजिन अपनी तलवार से उसे रोक देता है। और दिखाया जाता है कि चियोगुल लगातार ही सियोजिन पर अटैक करते हुए जाता है और सियोजिन उसे लगातार ही ब्लॉक कर रहा होता है और सियोजिन इस फाइट में पीछे हटते हुए जा रहा होता है। और वहीं दिखाया जाता है एक आदमी जो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा। तो वो मोटा कहता है क्या तुम देख नहीं सकते कि जो मास्टर यांग है वो पीछे ढकेले जा रहे हैं। तो दोबारा से बंदा कहता है क्या हमें उन्हें रोक लेना चाहिए।
और दिखाया जाता है दूसरी तरफ जियोगोल को, जो गुस्सा करते हुए कह रहा है कि ये क्या है कि यहाँ तक कि इसने मेरे सभी अटैक रोक लिए और बिल्कुल ये ऑब्वियस है और बस ये एक थर्ड रेट से थोड़ा ऊपर का ही बहुत दिया था, मगर फिर भी ये इतनी आगे तक आ गया और ये यहीं तक आ सकता है और अब मैं इसको पीसेस में बांटने वाला हूँ। और इसी बात को कह के वो एक अपना खतरनाक सा अटैक करने के लिए तैयार होता है और इस चीज को देख के शिवजिन भी कहता है कि ये खतरनाक होने वाला है। और तभी मुसांग चिल्लाते हुए कहता है ड्रैगन टाइगर स्टेप, 2 स्टेप लेफ्ट, ड्रैगन टाइगर शॉट, 4th मूवमेंट। और ये सारे इंस्ट्रक्शन सीधा ही शिवजिन जैसे कहा होता है ऐसे करने लग जाता है और सीधा ही वो एक अटैक उस जियोगोल पे कर देता है। और इसको देख के मुसांग मुस्कुरा रहा होता है और वहीं पे उसके दोनों ब्रदर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और सभी विलेजर्स भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। और इस चीज को देख के वो जियोगोल गुस्सा करते हुए कहता है ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और वहीं पे शिवजिन हैरान होकर कहता है क्या ये मैंने किया है? मैंने एक फर्स्ट रेट की वॉरियर पे कट लगा दिया, क्या वो वीक है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सच में मैं पहले उसके अटैक भी ब्लॉक नहीं कर पा रहा था। हाँ, मैंने बस वही किया है जो कि फर्स्ट सीनियर ब्रदर ने कहने को कहा है। और दिखाया जाता है जियोगोल जो गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम बास्टर्ड। और वो इसी बात को कह के वहाँ सीधा ही शिवजिन पर अटैक करने के लिए तैयार होता है और वो अटैक करते हुए कहता है कि तुम ये सोचना भी मत कि तुम्हें एक क्लीन डेथ मिलेगी। और तभी मुसांग चिल्लाते हुए कहता है ड्रैगन टाइगर स्टेप, 1 स्टेप बैक, ड्रैगन टाइगर स्वॉर्ड, 2nd मूवमेंट। और जैसे जैसे मुसांग कह रहा होता है शियोजिन भी उसे ऐसे ही फॉलो कर रहा होता है, जिसकी वजह से दिखाया जाता है कि शियोजिन उस चियोगोल पे भारी पड़ने लग जाता है और वो चियोगोल को पीछे हटाने लग जाता है। और इस चीज को देख के वो खुद भी हैरान होकर सोच रहा होता है कि ये सच में काम कर रहा है, कि जो मेरी स्वॉर्ड है वो इस तक पहुंच रही है और जो फर्स्ट ब्रदर की इंस्ट्रक्शन है वो बहुत ज्यादा क्लियर है। और तभी दिखाया जाता है कि मुसांग कहता है ड्रैगन टाइगर किक, 4th मूवमेंट। और शियोजिन भी ऐसा ही करता है, जिसकी वजह से दिखाया जाता है कि वो सीधा किक का अटैक उस चियोगोल के पेट में जाके लगता है। और वहीं शियोजिन सोच रहा होता है कि मुझे बस अपने सीनियर ब्रदर पर टेस्ट करने की जरूरत है। और मुसांग आगे इंस्ट्रक्ट करता है ड्रैगन टाइगर स्वॉर्ड, 7th मूवमेंट। और तभी दिखाया जाता है कि शियोजिन ने एक अटैक चियोगोल के कंधे पर कर दिया होता है, जिसकी वजह से उसका कंधा इंजर हो जाता है। और वहीं मुसांग आते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि ये खत्म हो गया। और वो शियोजिन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि तुम इस स्किल के साथ मुझसे फाइट लड़ने के बारे में सोच रहे थे। और वहीं इस चीज को देख के चियोगोल गुस्सा करते हुए उन पर अटैक करने के लिए बढ़ता है और गुस्से में कहता है कि तुम बास्टर्ड, कि तुमने किस तरह की ट्रिक मेरे ऊपर अपनाई है, कि ये कैसे हो सकता है? तुम जैसी क्रैश मार्शल अकेडमी का मेरे साथ कुछ ऐसा। और वो तक कहता ही है कि मुसांग अपना एक खतरनाक सा ऑरा रिलीज करता है, जिसकी वजह से दिखाया जाता है कि जो चियोगोल होता है वो वहाँ बहुत ज्यादा हैरान होता है। और इतनी देर में मुसांग अपना एक फिस्ट अटैक सीधा ही उसके पेट में कर देता है, जिसकी वजह से दिखाया जाता है कि वो चियोगोल सीधा ही दरवाजा तोड़ते हुए बाहर आके गिरता है। और मुसांग बाहर आते हुए कहता है कि मैं तुमको ऐसे जाने देने वाला था, मगर तुम अपना मुंह इसी तरीके से चला रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी मार्शल आर्ट अकेडमी को इस तरीके से देखने की? और इसी बात को कह के वो अपने अंदर से बहुत ज्यादा खतरनाक ऑरा रिलीज कर रहा होता है। और इसको देख के चियोगोल बहुत ज्यादा हैरान होता है और वहाँ डर रहा होता है और वो सोचता है कि ये सच में मुझे मार डालेगा। और तभी चियोगोल घुटने के बल मुसांग से कहता है कि मुझे माफ कर दो। और वो अपना सिर झुकाते हुए कहता है कि प्लीज मेरी जान को छोड़ दो। तो इस चीज को देख के मुसांग कहता है चलो ठीक है, मैंने अभी के लिए तुम्हारी जान छोड़ दी है, मगर मेरी आंखों के सामने तुम दोबारा से मत आना। और इस चीज को देख के वो तीनों ब्रदर और ब्लेजर बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और वो मुसांग का बार बार नाम चिल्ला रही होती हैं। और वहीं सीन कट के दिखाया जाता है रात का, जहाँ पे दिखाया जाता है चियोगोल जो कि भागते हुए अपने बेस पे ज्यादा होता है और वो सोच रहा होता है कि मुझे उनको बताना होगा कि इस बंदे के ऊपर कोई भी टिपिकल मार्शल आर्ट डुअल नहीं काम करेगा, कि लगभग ये एक पीक रेट का वॉरियर होगा या फिर उससे आगे भी हो सकता है, कि वो बास्ट है वो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। और तभी दिखाया जाता है वहाँ हमारे मेन कैरेक्टर यानी मुसांग, जो सीधा ही अपनी तलवार के साथ उस पर अटैक करने के लिए आ जाता है और एक अटैक सीधा ही उसके फेस पे करता है। और दिखाया जाता है कि वो अटैक इतना खतरनाक होता है कि जो चियोगोल होता है वो कई पेड़ों को तोड़ते हुए दूर जा गिरता है। और दिखाया जाता है कि उसकी एक ही अटैक में बहुत ज्यादा बुरी हालत हो जाती है। और वहीं मुसांग आते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, मगर मैं तुम्हें इस तरीके से रिपोर्ट करने के लिए नहीं छोड़ सकता, और मैं किसी ऐसे को तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकता जो हमारी मार्शल आर्ट अकेडमी में आगे जाके दिक्कत बनाए। तो इसलिए अगर तुम मेरे क्वेश्चन का अच्छी तरीके से आंसर देते हो तो मैं तुम्हें बिना कोई दर्द के मार दूंगा। और इसी बात को कह के वो चियोगोल को खतरनाक सी तरीके से देख रहा होता है। और सीन कट के दिखाया जाता है दूसरी तरफ, जहाँ कोई एक लोहे की पत्ती को गर्म करके किसी के पेट पे लगाता है, जिसकी वजह से दिखाया जाता है कि वो बंदा बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला रहा होता है और वो दोबारा से उस लोहे को आग में डाल देता है। और दिखाया जाता है वो बंदा जिसने अपने फेस को कवर कर रखा होता है और वो उस बंदे से पूछता है कि बताओ क्या तुम अब हमें बात बताओगे। और दिखाया जाता है कि उन्होंने इस बंदे को इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर किया होता है कि उसके जो नाखून फाखून होते हैं वो भी खींच लिए होते हैं। और दिखाया जाता है वहीं एक बंदा उनके पीछे इस चीज को होते हुए देख रहा होता है। और तभी वो टॉर्चर होने वाला बंदा कहता है कि तुम मुझसे किस बारे में पूछ रही हो। तो वो मास्क वाला बंदा दोबारा से कहता है
कि वो कौन बास्टर्ड है जिसने तुम्हें यहाँ स्पाई के रूप में भेजा था। तो वो बंदा कहता है कि मैंने तुमसे कह दिया है कि मुझे कुछ नहीं पता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मैं तो बस यहाँ इस यूनिक कंट्री में बस एक स्कॉट का काम करने आया था जिससे मैं कुछ पैसे कमा सकूं, और इस चीज़ से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। तो किसी ने मुझको इस चीज़ के लिए कोई ऑर्डर नहीं दिया। तो इस बात को सुन के ही वो मास्क वाला बंदा अपने पीछे पलटते हुए अपने मास्टर को दिखता है, और वो अपने मास्टर के फेस एक्सप्रेशन को देख के समझ जाता है। तो वो अपनी तलवार निकालते हुए कहता है, अगर तुम ये सही कह रहे हो तो तुम बहुत ज़्यादा अनलकी मैन हो। और इस चीज़ को देख के ही वो टॉर्चर होने वाला बंदा कहता है कि तुम इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगे कि जो मेरे फर्स्ट सीनियर ब्रदर हैं वो सच में इस चीज़ को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो हमें बताया जाता है कि ये जंग टायरोंग है जो कि फोर्थ डिसाइबल है ड्रैगन टाइगर मार्शल अकेडमी का, और लीडर जंग बुईवॉन का फर्स्ट चाइल्ड है। और हमें मालूम पड़ता है कि अभी ये मरा नहीं है। तो वो मास्क वाला बंदा हंसते हुए कहता है, क्या तुमने कहा तुम्हारे सीनियर ब्रदर? और वो अपनी तलवार निकालते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो कि मैं तुम्हारे सीनियर ब्रदर को भी तुम्हारे साथ ही भेज दूंगा। और इसी बात को कहके वो अपनी तलवार सीधा ही टायरोंग को मारने के लिए उठा लेता है। और वहीं टायरोंग इसे देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है। और सीन कटता है दूसरी तरफ, जहाँ पे दिखाया जाता है मुसांग ने उस चियो गोल के सिर को सीधा काट दिया होता है। और वो इसे देखते हुए कहता है, क्या इसमें ग्रेट आयरन ब्लड एम्पर इन्वॉल्व है? हमें बताया जाता है ग्रेट आयरन ब्लड एम्पर के बारे में, जो कि मुरीम के 10 एक्सपर्ट्स में से आता है, और ये फेमस है 4 ग्रेट डीमन एम्पर में से। और ये जो है टायरन ब्लड पाम एम्पर से ही नीचे था, कि ये एक्सपेक्टेड था। तो इसका मतलब ये है कि जो ग्रेट 3 गैंग है वो सबऑर्डिनेट है इस ऑर्गेनाइजेशन आयरन ब्लड बटालियन ऑर्गेनाइजेशन की। और वो सच में प्लानिंग करना है, ना ही खाली वो इस यांगजू काउंटी को फॉलो करने की प्लानिंग करना है, बल्कि वो इस सारे गैंसू प्रोविंस को ही निकलना चाहते हैं। मगर इसका कोई तरीका नहीं है कि जो ये डीमन यूनियन है वो रेकलेसली इस मुरीम अलायंस को प्रोवोकन कर दे, क्योंकि जो आयरन ब्लड एम्परर है वो इतने ज़्यादा भी फूल नहीं है। और उससे भी ज़्यादा अगर मैं इस कोंगटोंग सेक्ट को अलग कर दूं, जो कि बंद हो गई थी इस ग्रेट वॉर की वजह से, मगर फिर भी ये अवेंडेड मैनर और मुरीम अलायंस इस पे से अपनी ग्रिप कैसे छोड़ सकती हैं। और वो इसी बात को सोच के वहां से वापस जाने लग जाता है। अब जाते हुए भी सोच रहा होता है कि ऐसा लगता है कि इस यांगजो काउंटी का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज्यादा अलग है। और वहीं दिखाया जाता है ड्रैगन टाइगर मार्शल अकेडमी के हेडमास्टर, जो कि एक पेड़ के सामने खड़े होकर कह रहे होते हैं कि मेरे लॉर्ड, क्या आप ठीक कर देंगे? और मैंने आपके सच में सोचा था कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, मगर ऐसा नहीं हो सका, तो इसलिए मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं पता है कैसे कि मुसांग लौट आया और उसने मुझको ठीक कर दिया। तो मैं ये होप करता हूँ कि तुम मुझे फ्यूचर में देख के खुश होगे कि मुझे नहीं पता है कि वो एक दुबला पतला सा बच्चा, यहाँ तक कि उसको खाने के लिए भी कुछ नहीं था, वो आज इतना ज़्यादा ग्रो हो चुका है। और तुम भी अगर इससे देखते तो इस पे तुम बहुत ज़्यादा प्राउड करते। और जैसे ही मुसांग जो लौट के आया है, तो जो मार्शल अकेडमी और जो ब्लेजर्स हैं उन्होंने दुआ से अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू कर दिया है। और आज सुबह ही हमने 20 एडमिशन एप्लीकेशन रिसीव की हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है। और इस चीज़ को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमारी मार्शल अकेडमी है वो दुआ से अपने पुराने दिनों को पा रही है। और इसी बात को कहके वो वहाँ उस पेड़ को सहला रहे होते हैं, तो उसको खरोंचते हुए कहते हैं, मगर अचानक से एक आदमी यहाँ से कहीं दिख नहीं रहा है कि मेरा सबसे बड़ा बेटा जो कि यहाँ से बाहर गया था पैसे कमाने के लिए, और ये सभी उसके फादर की कमी थी। और वहाँ रोते हुए कहते हैं कि उसके साथ क्या हुआ है, क्या वो कहीं हर्ट हो गया है, कि मैंने उसको जब भी रोका क्यों नहीं था, तायरोंग। और इसी बात को कहके वहाँ उस पेड़ को पकड़ के रो रहे होते हैं। और वहीं दिखाया जाता है मोसांग, जो कि इस चीज को छुपके से देख रहा होता है। और इसी सीन को कट के दिखाई जाती है एक पुरानी मेमोरी, जहाँ पे दिखाया जाता है एक लेडी जो कि बुरी हालत में बेड पे पड़ी होती है, और वो कहती है, तायरोंग तायो, कि तुम अभी भी छोटे हो। और हमें मालूम पड़ता है सेक्ट लीडर की वाइफ तायो और तायरोंग की मदद है। और दिखाया जाता है कि उनकी हालत बहुत ज्यादा बुरी होने की वजह से उन चारों को जो रो रहे होते हैं, मगर मुसांग वहाँ सख्त बन के खड़ा होता है। और वहीं दिखाई जाती हैं उनकी मदर, जो रोते हुए कहती हैं कि अपनी मदर को माफ कर देना। तायो आवाज लगाते हुए कहती हैं, मुसांग। तो मुसांग वहाँ जाते हुए कहता है, यस मैम। तो वो कहती हैं, क्या तुम मेरे ऊपर एक लास्ट फेवर कर सकते हो? तो मुसांग कहता है, यस मैम। तो वो लेडी कहती हैं, और मैंने तुम तीनों डिसाइपल को बहुत ज्यादा प्यार किया है, बिल्कुल अपने बेटे की तरह। तो क्या तुम इनकी देखभाल कर लोगे कि मेरे तायरंग और तायो को बिल्कुल अपने भाई की तरह रखोगे? क्योंकि ये जो लेडी है वो यहाँ से इनसे पहले जा रही है। और इस बात को सुन के मुसांग भी वहाँ रोते हुए कहता है, ठीक है मैम। तो वो लेडी इस बात को सुन के कहती है कि थैंक्स, कि अब मैं अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ। और दिखाया जाता है कि ये सभी बातें मुसांग याद कर रहा होता है, और वो इस बात को याद करते हुए वहाँ किसी को लेटर लिखने के लिए तैयार होता है। और वो सोचता है कि जैसे ही ये ग्रेट राइटेजियस इवल वॉर खत्म हुई, तो मैंने अपने आप से इतनी ज्यादा बार वादा किया है कि मैं इसमें दोबारा से नहीं पढ़ूंगा, मगर ये जो अनऑर्थोडॉक्स फ्रैक्शन है वो इस यांगजो काउंटी को टारगेट कर रहा है। और इसी बात को कहके वो वहाँ लेटर लिखने लग जाता है किसी को, और वो आगे बताता है, और जो मेरा फोर्थ ब्रदर है वो मिस हो चुका है, तो इसीलिए ये कोई टाइम नहीं है कि मैं छोटी मोटी बातों
बातों को चिंता करूं। और वो उस लेटर में लिखता है कि ये एक रिक्वेस्ट है और प्लीज तुम इसे सीक्रेट रखना। और वो अपने नाम की जगह व्हाइट टाइगर लिखता है, जो कि कोई कोड नेम होगा इसका। तो सीन कट के दिखाया जाता है अगले दिन, जहाँ पे दिखाया जाता है एक भिखारी जो कि अपना गाना गाते हुए भीख मांग रहा होता है। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हुए जा रहा होता है तो जो आसपास के लोग होते हैं वो इसकी बदबू की वजह से परेशान होकर कहते हैं कि ये कितना ज्यादा स्मेल कर रहा है। और तभी दिखाया जाता है कि कोई बेगर के ऊपर पानी मारता है और दिखाया जाता है कि वो एक लड़की होती है और वो गुस्से में कह रही होती है कि तुम बेगर बास्टर्ड, कि तुम हमारे बिजनेस को इसी तरीके से बिगाड़ दोगे। और वहीं दिखाया जाता है उसका पति जो उसे रोकते हुए कह रहा होता है कि हनी रुको रुको। तो वो आदमी कह रहा होता है अगर क्या होगा, ये अगर कोई बेगर गैंग का हीरो हो तो वो लेडी गुस्सा करते हुए कहती है बेगर गैंग, अगर ये कोई बेगर गैंग का हीरो है तो मैं भी एक प्रिंसेस हूँ। और वहीं दिखाया जाता है वो बेगर जो कि खुश होते हुए कहता है कि मैंने अपना फेस धो लिया और इसके लिए तुम्हारा थैंक यू। और वो अपने मुंह को खोलते हुए कहता है अगर तुम इसी तरीके से फेंकने वाली हो तो मेरे मुंह के अंदर राइस वाइन का बाउल डाल दो। और दिखाया जाता है जैसे वो मुंह खोलता है तो उसकी वजह से वहाँ बहुत ज्यादा बास आ रही होती है कि इतनी कि वो परेशान हो जाते हैं। और तभी दिखाया जाता है मूसांग जो कि उससे टकराता है, जिसकी वजह से जो बेगर होता है वो वहीं गिर जाता है। और जैसे वो गिरता है तो वो हैरान हो जाता है और वो वहां से उठते हुए जंप लगा के तुरंत ही पीछे खड़ा हो जाता है और वो आसपास देखने लग जाता है। और वो देखते हुए सोचता है कि वो कौन था, यहाँ तक कि वो बिल्कुल भी सस्पिशियस नहीं था और मैंने सोचा भी नहीं था कि एक 5 नॉट वाला बेगर जो कि उसकी प्रेजेंस को बिल्कुल भी सेंस नहीं कर पाएगा जब तक कि वो मुझसे टच नहीं हो गया, तो सच में वो एक ग्रेट मार्शल मास्टर होना चाहिए। और दिखाया जाता है कि उसके हाथ में एक लेटर होता है और वो इसे देख के हैरान हो जाता है और वो सोचने लग जाता है कि ये मेरे हाथ में कब आया। और तभी वो एक साइन को देखते हुए कहता है कि ये, और वो उस लेटर के कोड को देख के तुरंत उसे अंदर रखते हुए जल्दी से कहता है कि एक ऐसा मिस्टीरियस मार्शल मास्टर जिसको इस कोड के बारे में पता है, तो जितनी जल्दी पॉसिबल हो तो मुझे ये एल्डर को बताना होगा। और वो इसी बात को कह के वहां से जंप करते हुए बिल्डिंग पर से चला जाता है। और इस चीज को देख के वो जो लेडी होती है वो हैरान हो कहती है कि वो सच में एक बेगर गैंग का एक्सपर्ट था। और उसका पति भी इसे देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है। तो ये एपिसोड अब यहीं खत्म होता है, तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।